मेरे अजीज साथियों नमस्कार। आज हम लोग समझेंगे पॉलिटी का ही मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का ही समझेंगे। अगली कड़ी में भाग 1 को समझेंगे, संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र। हमने आपको पिछला वीडियो में बताया था कि फेडरल क्या होता है, यूनिटरी क्या होता है, कन्फेडरल क्या होता है। हमने इसके में डिफरेंस भी बताया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेडरल एंड यूनिटरी में डिफरेंस भी बताया था। आखिर भारत का संविधान का रूप कैसा है, फेडरल है या कन्फेडरल है या यूनियन है या यूनिटरी है, हमने आपको बताया था। उम्मीद करते हैं आप वो देखे होंगे और अच्छी तरह से समझे होंगे, आनंद भी लिए होंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं, एकदम विस्तार तरीका से समझते हैं भाग 1 को, और इसके साथ पॉलिटी को भी पढ़ते जाएंगे। हमने आपको बताया था कि पॉलिटी किसको कहेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहेंगे। तो सबसे पहले भाग 1 में क्या कहा गया? भाग 1 में कहा गया कि संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र, यानी कि भाग 1 में जो चर्चा किया गया है, भाग 1 में जो चर्चा किया वो संघ यानी कि भारत के क्षेत्र कहां कहां तक होंगे। जो भारत एक संघ है और इसके राज्य क्षेत्र कहां कहां तक होंगे, तो उसी के बारे में आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक प्रावधान किया गया है। समझते हैं आर्टिकल 1 क्या है। सबसे पहले आर्टिकल 1 में कहा गया कि भारत अर्थात इंडिया जो है राज्यों का संघ होगा, राज्यों का एक संघ होगा। यहां देखिए यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया, नो कि फेडरल ऑफ स्टेट कहा गया, यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया। यानी कि राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकता है। यानी कि यूनियन मतलब क्या होता है, राज्य कभी टूटकर अलग नहीं हो सकता। जबकि फेडरल, यानी याद रखिए फेडरल, इंग्लिश वर्ड हमने आपको याद रखने बोला था। फेडरल में जो है, फेडरल में अलग अलग संविधान, कभी भी राज्य टूटकर अलग हो सकते हैं। जैसे हमारा अमेरिका में क्या होता है, राज्य कभी भी टूटकर 51 देश है, सॉरी 50 राज्य है और एक केंद्र है, तो टोटल कितने संविधान होंगे? 51 संविधान होंगे। और इसमें जो है हमारा जो यूनियन है, यूनियन में कभी भी राज्य टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। भारत का संविधान एक अनोखा संविधान है। इसका अगर आप अध्ययन कीजिएगा तो बहुत बेहतरीन लगेगा कि उस समय संविधान बनाने वालों ने कितने दूर तक सोचा था। तो सबसे पहले कहता है कि आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया अर्थात भारत, इंडिया अर्थात भारत जो है राज्यों का संघ होगा। यहां से एक बात यह पता चलता है कि जो हम लोग इंडिया यानी कि हमारे देश के कितने नाम होंगे? हमारे देश के 2 नाम होंगे, इंडिया या नहीं तो भारत। हिंदुस्तान, आर्यवर्त, ये सब कहीं चर्चा नहीं किया गया है संविधान में। तो इसलिए हम लोग भारत के अपने देश को 2 ही नाम से जानते हैं, इंडिया अर्थात भारत। यानी कि हम वही बात को लिखे हैं कि आर्टिकल 1 से 2 बातें पता चलता है कि देश के 2 नाम होंगे, इंडिया भारत। और भारत जो है फेडरल नहीं है बल्कि यूनियन होंगे। भारत जो है फेडरल नहीं है बल्कि यूनियन होंगे। आप समझ पा रहे हैं यूनियन क्या है, फेडरल क्या है, समझ रहे हैं? अब हम लोग समझते हैं कि आर्टिकल 2 में क्या कहा गया। आखिर आर्टिकल 2 में इसमें समझेंगे कि ये पॉलिटी यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया और इसका पॉलिटी राज्य व्यवस्था में इसको कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं, तो इसको समझेंगे। सबसे पहले कहा गया आर्टिकल 2 में कहा गया कि संसद जो है, अब समझिए संसद क्या होता है। देखिए संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, कोई भी बिल, अगर कोई भी बिल पारित होगा लोकसभा में जाएगा या कोई भी बिल राज्यसभा में भी जा सकता है, लोकसभा में भी जा सकता है। तो कोई बिल पहले लोकसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, तो इसके बाद फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेगा, सिग्नेचर करेगा, तभी वो बिल कानून बन जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो उसी तरह संसद जो है, संसद समझ रहे हैं, संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। हम इसको बढ़िया से विस्तार से चर्चा करेंगे। संसद जो है राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर, संसद जो है राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी विदेशी राज्य को, अगर हम पाकिस्तान के कोई भी राज्य को मिलाएंगे तो मिला सकते हैं, भारत मिला सकता है। लेकिन संविधान वालों ने ये नहीं लिखा कि अगर कोई भारत का राज्य अगर विदेश में मिलना चाहता है, क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बारे में कोई बात नहीं कहा गया। समझ रहे हैं? तो संविधान में कहा गया कि संसद जो है राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। समझ रहे हैं? तो ये मिलाने का काम कौन करेगा? संसद। संसद में कितने, देखिए संसद में 2 बिल्डिंग होते हैं।
ठीक है, ऐसे समझिए। संसद है, एक बड़का सा घर है, उस घर में दो कमरा है, पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा से जो जो कागज निकल जाएगा, और जब निकलने के बाद कोई आदमी उस पर हस्ताक्षर करेगा तभी वो मान्य होगा। तो हस्ताक्षर कौन करता है? तो हस्ताक्षर राष्ट्रपति महोदय करते हैं। समझ पा रहे हैं? तो उसी तरह संसद, कोई भी कानून कौन बनाएगा? राष्ट्रपति कानून नहीं बनाता, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है कानून पर। तो कानून कौन बनाएगा? लोकसभा के मेंबर या राज्यसभा के मेंबर। देखिए, हमने आपको संविधान के हमने बताया, सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका का काम क्या है? विधायिका का काम है कानून बनाना, और कार्यपालिका काम क्या है? कार्यपालिका का काम है लागू करना, और न्यायपालिका का काम है झगड़ा झगड़ी, दोनों में झगड़ा हो जाए तो इसको निपटाना, न्याय देना। तो उसी तरह एक दूसरे से तीनों अंग जो है एक दूसरे से क्या है? स्वतंत्र है। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि संसद जो है किसी राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। लेकिन भारत अपना क्षेत्र किसी अन्य को दे सकता है या नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं लिखा गया। समझ पा रहे हैं? तो आप देखिए प्रॉब्लम कहां हो जाता है। ये तो संविधान में लिखा गया, यहां तक की बातें संविधान में लिखा गया। अब हम लोग पॉलिटिक्स को समझेंगे। हुआ क्या, ध्यान से समझिएगा। उसमें भारत जो बांग्लादेश जो था, बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश से यानी कि बांग्लादेश 1971 में बना। उसमें मुजीबुर रहमान कौन कौन आए उसका चर्चा हम आगे भी करेंगे। हुआ क्या कि पहले जो बांग्लादेश है उसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता है। पश्चिमी पाकिस्तान इधर हुआ और पूर्वी पाकिस्तान आपका इधर हो गया। ठीक है, यानी कि आप समझ पा रहे हैं, इधर ये हुआ भारत, इधर जो था ये बांग्लादेश जो आप देख रहे थे, इसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, और यहाँ जो था ये पाकिस्तान कहा जाता, हमारा चचा पाकिस्तान। तो बांग्लादेश में एक गांव था जिसका नाम था बेरुबारी। बांग्लादेश का नहीं था, पश्चिम बंगाल का एक गांव था जिसका नाम था बेरुबारी एक गांव था। वास्तविक रूप से यहाँ इस गांव में मुस्लिम रहते थे, 90% मुस्लिम रहते थे, और कुछ ऐसे भी क्षेत्र थे जहां हिंदू रहते थे। जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था वो बांग्लादेश में शामिल होना चाहता था, जबकि हिंदू जहां बहुल क्षेत्र था, यानी कि हिंदू जहां ज्यादा था, वो भारत में आना चाहता था। तो भारत में आना चाहता था। अब यहां पड़ गया मुश्किल कि आखिर संविधान में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है कि भारत वाला दे सकता है। देखिए, बांग्लादेश वाला ले सकते हैं, क्योंकि संविधान में ऐसे आर्टिकल 2 में कहा गया है कि आप ले सकते हैं, किसी भी विदेशी राज्य को ले सकते हैं। जैसे अभी हमारा पाकिस्तान में बलूचिस्तान जो है वो कह रहा है कि हम भारत में मिलना चाहते हैं, तो आराम से आइए, आपका स्वागत करते हैं, मोस्ट वेलकम, आइए जनाब, आइए। लेकिन आप किसी को दे नहीं सकते। हमारे नरेंद्र मोदी साहब वो किसी को दे नहीं सकते हैं। तो उस समय नेहरू की सरकार थी। तो नेहरू की सरकार थी तो उन्होंने क्या किया, बेरुबारी केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि आप संविधान में संशोधन कर भारतीय क्षेत्र को भी विदेशी राज्य में समर्पित कर सकते हैं। अब ये कह दिया संशोधन। देखिए, संशोधन करेगा तो उसमें बोलेगा 100वां फलाना इतना तारीख को। तो कब संशोधन किया? 1960 में। किस केस में? बेरुबारी के केस में। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि संसद संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय क्षेत्र भी विदेशी राज्य को समर्पित कर सकते हैं। इसी के तहत 9वां संविधान संशोधन 1960 हुआ, और उसी समय बेरुबारी पाकिस्तान को सौंपा दिया, यानी कि बांग्लादेश को सौंपा गया। उस समय तो वो पूर्वी पाकिस्तान था, वो पाकिस्तान का हिस्सा था। समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे? अब अंत में जब ये दिया तो बहुत विरोध होने लगा। जब विरोध होने लगा तो नेहरू की सरकार ने इसको मतलब ये क्षेत्र को नहीं दे पाया। अंत में 2015 में नरेंद्र दास दामोदर दास भाई मोदी ने 2015 में 100वां संविधान संशोधन कर बांग्लादेश सीमा समझौता को लागू किया गया, जिसके तहत भारत ने बांग्लादेश को 111 गलियारे दिए और बांग्लादेश ने भी भारत को 51 गलियारे दिए।
ये गलियारा क्या होता है भैया, आइए हम समझते हैं गलियारा क्या होता है। अगर सीमा जो है, सीमा सीधा सीधी, अब देखिए मान लीजिए कुछ ऐसा क्षेत्र जो बांग्लादेश में ढुका था, अब इसका सीमा ऐसे बनता थोड़ी जिग जैग हो जाता है, तो क्या किया गलियारा को, जो क्षेत्र बांग्लादेश में जाना चाहता था उसको सीधा लाइन खींचा, उसको बांग्लादेश में दे दिया, यानी कि बांग्लादेश को 111 गलियारा दिया और भारत को जो है 51 गलियारा किसने दिया, बांग्लादेश ने दिया। तो ये क्या हो गया, ये आपका 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था। समझ पा रहे हैं? तो बांग्लादेश को कितना दिया गया, 111, और भारत को कितना दिया गया बांग्लादेश के द्वारा, 51 गलियारा दिया गया। समझ पा रहे हैं? इसी के तहत अब सिक्किम का विलय कैसे हुआ, आइए हम लोग समझते हैं सिक्किम का विलय। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। 9वां संविधान संशोधन जो किया गया था 1960 में बेरूवारी के तहत, बेरूवारी केस वाला में किया गया था, आइए उसको ही हम लोग समझते हैं कि 1975 में क्या हुआ। हुआ क्या था कि सिक्किम जो है हमारा भारत का हिस्सा, अभी फिलहाल हमारा भारत का ही हिस्सा है। सिक्किम जो है पहले भारत का हिस्सा नहीं था, वो जो है एक स्वतंत्र देश था, राज्य नहीं था बल्कि स्वतंत्र देश था। मैप में देख पा रहे होंगे तो सिक्किम को देखिए, सिक्किम जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, यानी कि सामरिक दृष्टि से और भू राजनीतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र। अगर सिक्किम पर चाइना अभी कब्जा कर लेगा तो ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है, ये देख रहे हैं चिकन नेक, ये चिकन नेक कट जाएगा, यानी कि पूरे ये क्षेत्र पर ये 7 वन यानी पूर्वोत्तर भारत पर किसका कब्जा हो जाएगा, चीन, यानी कि पूर्वोत्तर भारत जो है चीन कब्जा कर लेगा और ये भारत से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो चाइना जो है इस पर कब्जा करना चाहता है। अब हम लोग इधर मैटर पर चलते हैं, आखिर हुआ क्या था समझते हैं। सिक्किम जो है अपने आप को एक स्वतंत्र देश समझता था, इसको मिलाने के लिए भारत का हिस्सा कैसे बना, बहुत पापड़ बेलना पड़ा था। तो ये कैसे बना भारत का हिस्सा, यहाँ के राजा को चोगियाल कहा जाता था, यहाँ के राजा जो थे वो चोगियाल थे। चोगियाल के खिलाफ जनता ने विद्रोह किया, कहता है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा ही रंग बदलता है। तो उसी तरह भारत में जो है लोकतंत्र आ चुका था। तो जब भारत में लोकतंत्र आ चुका था तो जनता भी जो है बहुत उब गई थी और जनता भी चाह रहा था कि जो है हम ना कहीं कहीं लोकतंत्र के दायरे में हम भी रहें। तो जनता ने चोगियाल के खिलाफ में विद्रोह कर दिया, और जब विद्रोह कर दिया तो सिक्किम के जनता जो निर्वाचित, जो जनता द्वारा जो निर्वाचित सरकार थी, जो निर्वाचित जो सदस्य था, जो जनता ने चुनकर जो सदस्य को भेजा था, उन्होंने चाहा कि अब सिक्किम जो है, सिक्किम का भारत में विलय ही होना अच्छा है, क्योंकि वो लोकतंत्र को चाहता था। और चाइना जो है साम्यवादी सरकार है। तभी क्या किया, भारत में 35वां संविधान संशोधन किया, और 35वां संविधान संशोधन 1974 में किया है। उस समय श्रीमती गांधी की सरकार थी, यानी कि इंदिरा गांधी की सरकार थी। उस समय संविधान संशोधन 1974 के तहत सिक्किम को 1974 में सहराज्य का दर्जा गया। सहराज्य मतलब कहा गया कि तुम देख लो भाई किसमें आना चाहता है, कि तुम भारत में अभी मिल नहीं सकते हो और ना ही तुम किसी पड़ोसी अन्य राज्य में मिल सकते हो, तुमको अगर देख लो तुम्हारे इच्छा पर तुम जहां मिलना चाहते हो। अंत में सिक्किम ने कहा कि हम जो है भारत में ही विलय करना चाहते हैं। अंत में सिक्किम का विलय 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत ये भारत का 22वां राज्य बना। ये कितना राज्य बना, 22वां राज्य बना। ये था सिक्किम के विलय की कहानी। आप सिक्किम को मैप पर देख पा रहे हैं तो आप देखिए एक बार मैप पर, ये इधर जो है आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, असम, ये जो है ये क्षेत्र, ये 7 बहन, ये जो पूर्वोत्तर भारत के जो 7 क्षेत्र हैं ये कट जाता। अगर जहाँ यहाँ देखिए डोकलाम कहाँ है, भूटान में डोकलाम क्षेत्र था। भूटान डोकलाम क्षेत्र पर चाइना कब्जा करना चाह रहा था, लेकिन कूट काट के थूट थार के इसको भगाया गया था। ये देखिए भूटान में डोकलाम का क्षेत्र है, और जब भूटान में डोकलाम के क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है तो यहाँ जो है ये ऊंचा क्षेत्र में है, यहाँ से जो है चाइना एकदम पूरी तरह से नजर रख लेता चिकन नेक पर, और कभी भी हड़ासना कब्जा कर लेता, जिस कारण ये सातों पूर्वोत्तर भारत चला जाता। समझ पा रहे हैं? तो सिक्किम अभी भी इसलिए चाइना कहता है, सिक्किम पर कहता है कि चाइना कहता है कि सिक्किम जो है जनता ने जो विद्रोह किया था ना वो भारत ने भड़का दिया था, इसलिए कोई सिक्किम जो है भारत का राज्य है ही नहीं। इसलिए सिक्किम जो है, सिक्किम पर दावा ठोकता है कौन, चाइना दावा ठोकता है। उसको तो दरिद्र है,
उसको तो कुछ समझ में नहीं आता, किसी किसी पर भी दवा ठोक देता, कहता है कि सागर में, वो कल हमको लगता है गोभी मरुस्थल कह देगा कि जितना तक बलुआ है ना, गोभी मरुस्थल का जितना तक बालू गया है, सब जितना तक गया है बालू, मंगोलिया के क्षेत्र में जितना भी बालू गया है सब क्षेत्र मेरा है, समझ रहे? अरे उसका क्या बात बताया, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आर्टिकल 3 क्या कहता है कि संसद जो है किसी भी राज्य की सीमा, नाम और क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकता है, यानी कि उस राज्य की सीमा को बढ़ा घटा भी सकता है। कौन कर सकता है? संसद कर सकता है, ये राज्य नहीं कर सकता है। समझ पा रहे? अगर राज्य करेगा तो मोर झोंटा झोंटी होगा, समझे ना? तो ये कौन काम कर सकता है? तो ये संसद कर सकता है। अब देखिए क्या प्रक्रिया है, यानी कि नए राज्य के निर्माण में क्या, कोई भी अगर नया राज्य का निर्माण करेंगे या सीमा में परिवर्तन करेंगे तो क्या प्रक्रिया है, आइए हम लोग समझते हैं उस प्रक्रिया को। सबसे पहले क्या करना है कि अगर किसी भी नए राज्य को बनाना है तो इससे संबंधित प्रस्ताव को, मतलब आया कि भैया हमको तेलंगाना एक नया राज्य बनाना है, मान लीजिए बिहार और झारखंड से, इसमें बढ़िया तरह से समझिए। सबसे पहले बिहार से झारखंड कैसे बना, आइए पहले बिहार एक राज्य, मतलब बिहार से झारखंड को राज्य बनाना है तो इससे संबंधित प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। हमने बताया कि संसद के कितने सदन? 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में रहेगा तो राष्ट्रपति की सिफारिश जरूर है, राष्ट्रपति सिफारिश करेगा तभी लाना है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कभी भी ये प्रस्ताव को नहीं ला सकते। अगर राष्ट्रपति नहीं सिफारिश करेगा तो इस प्रस्ताव को नहीं लाना है, समझे? तो राष्ट्रपति किसके सिफारिश पर सिफारिश करेगा? तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर यह सिफारिश करेगा, समझे? अब देखिए राष्ट्रपति, ये आप मोटी तौर पर समझिएगा कि राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी है। फिर तीसरा स्टेज में यह है कि राष्ट्रपति इस प्रस्ताव को संबंधित राज्यों के पास भेजेगा। मान लीजिए हमको बिहार से काटकर झारखंड बनाना है तो राष्ट्रपति बोलेगा बिहार के कहाँ भेजेगा? विधानमंडल के पास भेजेगा, और विधानमंडल से पूछेगा कि हम जो है ऐसा ऐसा बनाना चाह रहे हैं, बिहार से काटकर झारखंड बनाना चाह रहे हैं, क्या आप जो अगर झारखंड बना देंगे तो आप राय दीजिए, अपना राय दीजिए कि झारखंड बनाना सही है या गलत है, और हम किस तरह, अगर झारखंड को बनाएंगे भी तो किस तरह काटकर बनाएं, आप अपना राय दें। तो बिहार से इसलिए पूछता है, बिहार से इसलिए ये पूछेगा राष्ट्रपति, कोई बात नहीं है, बिहार का देगा नहीं बनने देंगे झारखंड को, तो राष्ट्रपति बोलेगा दस पगला आने दो। आर्टिकल 3 में तुमने समझता है, ये जो है राष्ट्रपति कहेगा कि तोरा कोई मतलब नहीं, तुमसे पूछे हैं तो ठीक है, पूछें नहीं पूछते हैं तो तुम कुछ नहीं करता, टुकुर देखते रहता, बना देते हैं, समझ रहे हैं? तो बिहार राज्य जो है बिहार के विधानमंडल से पूछेगा, और जब विधानमंडल से पूछेगा तो राष्ट्रपति, अब देखिए विधानमंडल को भेजेगा, राय मांगेगा, अब विधानमंडल दे न रहा है तो राष्ट्रपति समय सीमा तय कर देगा कि इतना दिन के अंदर देना है, नहीं देगा तो तुम समझ लेना बना देंगे, तुमको जो करना है कर लेना, समझ रहे? इसके वही कहें कि राज्य का विचार बाध्यकारी नहीं है, राज्य जो भी कहेगा बाध्यकारी नहीं, जरूरी नहीं है राज्य कह देगा कि नहीं बिहार से झारखंड काट के नहीं बनाइए तो वो बाध्यकारी नहीं है, मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है राष्ट्रपति की अनुमति से। अब देखिए ये हो गया, अब राष्ट्रपति जो है, अब अगर मान लीजिए ये दे दिया, बिहार अगर दे दिया कि हाँ ठीक है आप बना दीजिए, झारखंड को काटकर बना दीजिए बिहार से झारखंड को, तो अब ये जो है बिहार अपना राय दे दिया, यानी कि बिहार अपना वो दे दिया, अनुमति दे दिया। अब जब बिहार अनुमति, बाद नहीं है, हम बार बार कह रहे हैं कि बाद नहीं, राष्ट्रपति बाद नहीं है कि बिहार की अनुमति को माने, बिहार सरकार की अनुमति को माने, समझ रहे हैं? तो अब राष्ट्रपति की अनुमति से, अब राष्ट्रपति अनुमति देंगे कि सदन में, कोई भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में पारित कीजिए। राष्ट्रपति की अनुमति से सदन में प्रस्तुत होगा, राष्ट्रपति अनुमति देंगे कि लोकसभा में प्रस्तुत करना है या राज्यसभा में प्रस्तुत करना है। अब ये साधारण विधेयक क्या होता है समझिएगा। लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं? 543 मेंबर होते हैं, ठीक है? 543 मेंबर, पहले 545 होते हैं, 2 घट गया, याद कि वो एंग्लो इंडियन वाला वो सब चर्चा है। मान लीजिए 600 सदस्य हैं, 600 नहीं, मान लीजिए 543 में, उस दिन अगर 543 में लोकसभा में प्रस्तुत किया, और लोकसभा में 543 वोट होते हैं, सदस्य होते हैं, 543 सदस्य होते हैं, तो साधारण विधेयक मतलब अगर मान लीजिए
बिहार से काटकर झारखंड बनाने के पक्ष में अगर 543 का 2 आधा करके और एक जोड़ दीजिए, इसी को साधारण विधेयक कहा जाता है, मतलब साधारण बहुमत। ये क्या कितना हो जाएगा, 544, 27, 272 और 1 273, यानी कि 273 हो जाएगा। 27 दूनी 54 और 2 दूनी 4, 72, अरे 272 पॉइंट कुछ पॉइंट में क्या ऐसे लेंगे कि आधा काट देंगे संसद विधायक को, तो 273 मान लीजिए। तो साधारण बहुमत कितना हो जाएगा, 273। अगर 273 आदमी बिहार अगर पक्ष में वोट दे दिया कि बिहार से जो है झारखंड बनाना है, वो सही है, उस पक्ष में वोट दे दिया, तो क्या हो जाएगा, ये बिल पास हो जाएगा। और जब ये बिल पास हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नया राज्य बन जाएगा। राष्ट्रपति हस्ताक्षर मार देंगे, इसके बाद वो नया राज्य बन जाएगा। समझ पा रहे हैं, ये नए राज्य के निर्माण की तेलंगाना का भी इसी तरह हुआ था। समझ पा रहे हैं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब देखिए, क्या नया राज्य बनना चाहिए, हमने तो देख लिया कि नए राज्य को बनाने की क्या प्रक्रिया है। क्या अब नया राज्य बनना अच्छा है या नहीं, खराब है या अच्छा है, इसको समझते हैं। विपक्ष में भी तर्क देना और पक्ष में भी बोलना है, समझे कि नहीं। एकदम दोनों पक्ष को समझ कर चलना है। इससे क्या होगा कि ज़्यादा बेटर जो है क्वेश्चन आंसर राइटिंग जब कीजिएगा तो इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझना है। वो चाय वाला जो गप है ना, वो जो गुमटी वगैरह में चाय गुमटी में गप करते हैं, वो सब हटा देना है। उसमें क्या करते हैं हम लोग, एक पक्ष में एकदम पूरा जो है एकदम उत्तेजित भावनाओं से हम लोग गप करते हैं, तो वो चीज़ नहीं रखना है। आप एक ब्यूरोक्रेट बनना है, आपको सरकार के समानांतर चलना है। समझ पा रहे हैं। तो क्या नए राज्य का निर्माण होना चाहिए या नहीं, तो इसके विपक्ष में तर्क क्या है। देखिए, अगर बार बार नए राज्य का निर्माण करेंगे तो अन्य राज्य भी बोलेगा कि हमको भी नया राज्य चाहिए, हमको भी नया राज्य, यानी कि खरबूजे को देखकर खरबूजा ही रंग बदल देगा। समझ पा रहे हैं। तो उसी तरह बार बार नए राज्य बनने से पुनः नए राज्य की मांग होने लगती है। जब नए राज्य की मांग होने लगती है, कई दंगे होने लगते हैं। मतलब एक धाड़ा जो कहता है कि नया राज्य बना दीजिए, दूसरा धाड़ा कहता है कि नहीं 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 इसी क्षेत्र में रखिए। इससे क्या होता है, टकराव होने की समस्या उत्पन्न होने लगती है। समझ पा रहे हैं। दूसरा कहता है कि अगर अधिक संख्या में राज्य होंगे, देखिए अगर हमारे मोदी सर हैं, नरेंद्र मोदी सर, वो क्या करेंगे, अगर मान लीजिए ममता बनर्जी जी हमारे दीदी जो है, हमारी दीदी अगर कुछ भी कहे तो नरेंद्र मोदी तुरंत जो है उससे समन्वय स्थापित कर लेगा, बातचीत कर लेगा। अगर मान लीजिए वो सीमा कहता है कि नहीं बांग्लादेश का जो है पानी, गंगा नदी को पानी नहीं जाने देंगे, तो हमारे मोदी जी उनसे बात कर लेंगे। अगर वही पश्चिम बंगाल अगर 4 भाग में बटा रहता तो इसे समन्वय, उससे बात करने में दिक्कत होता है, 4 आदमी से बात करना पड़ता है। इससे क्या होगा, राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय की समस्या बनेगी, मतलब मिलजुल की समस्या हो जाएगी, मिल के नहीं रह पाएगा। समझ पा रहे हैं। और जब मिलजुल के नहीं रह पाएगा तो नक्सलवाद और आतंकवाद की दृष्टि से राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा मिलेगा। जैसे विकास दुबे वाला आप समझ पा रहे हैं। अगर मान लीजिए ये यूपी है, विकास दुबे, कानपुर वाला विकास दुबे, तो विकास दुबे अगर मान लीजिए यूपी ही अगर 4 भाग में बटा रहता, तो आप ये इस बात को समझ पा रहे हैं कि बिहार का पुलिस बिहार गवर्नमेंट के हाथ में रहता है, और बंगाल का पुलिस बंगाल गवर्नमेंट के हाथ में रहता है, और यूपी का पुलिस यूपी गवर्नमेंट के हाथ में। इसलिए तो उसका नाम यूपी पुलिस को हम लोग काहे ना बोल देते हैं बिहार पुलिस है। यूपी पुलिस जब बिहार में आ जाएगा तो उसका कुछ नहीं चलने वाला है। समझ पा रहे हैं। वो अपना क्षेत्र में ही राजा है, वो दूसरे क्षेत्र में कुछ नहीं कर सकता है। यूपी जो है 4 भाग में बांट गया है, ऐसे समझिए इसको। यूपी 4 भाग में बट गया है, इसको बुंदेलखंड मान लेते हैं, इसको एक्स खंड, इसको वाई खंड, इसको जेड खंड। ठीक है, मतलब इसको 4 भाग, 4 राज्य है, यूपी बट गया, 4 राज्य में बट गया। और जब बट गया तो विकास दुबे क्या करेगा कि विकास दुबे जो है अब यहाँ बुंदेलखंड से ये क्राइम करके ये भागने में, इसको अब ये विदेश जाना चाह रहा है, ये नेपाल बॉर्डर प्रवेश करना चाह रहा है। तो अगर एक यूपी होगा, सिर्फ एक यूपी ही रहता तो तुरंत ये जाने में जब तक ये नेपाल पहुंचता तब तक यूपी पुलिस सेंसिटिव होकर तुरंत इसको पकड़ लेता, तुरंत।
और अगर यहाँ अलग अलग राज्य में विभाजित होता तो यूपी पुलिस अब इसे एक्स राज्य से भी इससे बात करता, तब तक विकास हरास कहीं भाग जाता है, इससे बात करने में लेट लगता, फिर इससे भी बात करने में लेट लगता। इससे क्या होता है कि नक्सलवाद और आतंकवाद जैसी समस्या उत्पन्न होने लगता। समझ पा रहे हैं आप? देखिए कि बिहार और झारखंड में, बिहार में शराब बंद है, सब आदमी क्या करता है, झारखंड आ जाता है पीने के लिए, झारखंड आ जाता है पीने के लिए, अब कुछ कहा भी नहीं सकता है। समझ पा रहे हैं? तो उसी तरह नक्सलवाद व आतंकवाद की दृष्टि से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा मिल जाता। और इससे क्या हो जाता कि नदी विवाद और सीमा विवाद को बढ़ावा मिलता है। आज आप देख रहे हैं कर्नाटक, यहाँ है आपका, ये हुआ केरल, यहाँ हुआ कर्नाटक और यहाँ हुआ तमिलनाडु। कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में अभी भी विवाद है। अगर यही मान लीजिए यहीं एक और नया राज्य बन जाए तो अभी 3 राज्यों के बीच में विवाद हो जाता है, सीमा विवाद होने लगता है। तो इससे क्या होता है कि अगर नया राज्य बना देंगे तो सीमा विवाद और नदी जल विवाद भी होगा। समझ पा रहे हैं? अब हम इसके पक्ष में तर्क देते हैं कि अगर देखिए ये विपक्ष में बोल दे, अब इसके पक्ष में तर्क देंगे कि कहां तक उचित है नया राज्य बनाना, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो छोटे राज्य में प्रशासन जनता के काफी निकट होती है। अगर देखिए छोटा राज्य होगा ना तो जो वहां के प्रशासन, जो सरकार होंगे, वो क्या होंगे, जनता के काफी निकट होंगे, जनता के काफी निकट होंगे। आदित्यनाथ योगी यूपी के जनता से बात कर पाती है? नहीं कर पाती है। तो उसी तरह अगर छोटा राज्य रहता, अगर यूपी छोटा राज्य रहता तो जनता से क्या होता, काफी निकट हो जाता। और जब काफी निकट होता तो अधिक उत्तरदायी सरकार होता। समझ पा रहे हैं? अधिक उत्तरदायी होता तो राजनीतिक शक्ति एक ही जगह न, विकेंद्रीकरण हो जाता, यानी मतलब राजनीतिक शक्ति का एक ही जगह न हो, इसे राजनीतिक शक्ति जो है एक जगह ना हो, राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण हो जाता। और भारतीय संविधान के बहुलवादी स्वरूप है, भारतीय संविधान में बहुलवादी स्वरूप, यहाँ अनेक धर्म के लोग, अनेक जाति के लोग रहते हैं। समझ पा रहे हैं? तो ये था पक्ष और ये था विपक्ष के विपक्ष में तर्क। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? लास्ट अनुच्छेद है, जब अनुच्छेद 2 या 3 के तहत संसद कार्य करेगी, मतलब 2 या 3 में क्या करा, किसी भी विदेशी राज्य को मिला सकते हैं, और 3 क्या करा, सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, सीमा क्षेत्रफल में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। तो देखिए इलाहाबाद का नाम प्रयागराज क्यों किया, तो आर्टिकल 3 के तहत, तो उसे अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक नहीं माना जाएगा। या जब संसद अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग करेगी तो उसके लिए राष्ट्रपति से विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है, राष्ट्रपति के विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 2 व 3 को संशोधन के 368 से बाहर रखा गया। अभी अनुच्छेद 368 क्या कहा गया, इसको हम लोग समझेंगे विस्तार से। अभी थोड़ा मतलब ऐसे समझिएगा कि अनुच्छेद 2 व 3 के संशोधन को, मतलब इसके संशोधन को 368 से बाहर रखा गया, अनुमति नहीं लिया जाएगा, राष्ट्रपति का अनुमति नहीं लिया जाएगा। तो ये था आर्टिकल 4। ये कोई विशेष आर्टिकल नहीं है, जो मेन रहेगा उसी को हम लोग समझेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं आप। तो ये था आपका आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। अब इससे संबंधित जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जितने भी मतलब दिए गए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, हम लोग इसको प्रैक्टिस सेट में करेंगे। और मेंस पीटी मेंस दोनों का, समझ पा रहे हैं, पीसीएस में जितने पूछे गए और आईएएस में जितने क्वेश्चन पूछे गए, सबको हम एक जगह कर दिए हैं और उसको एकदम पूरी तरह से बढ़िया से विस्तार से समझेंगे। तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।